नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृत वर्ण विचार के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ संस्कृत वर्णों के उच्चारण स्थान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख से उच्चरित होने वाले वर्णमाला के विभिन्न वर्ण मुख के अंतर्गत विद्यमान विविध अवयवों में से किस स्थान से उत्पन्न होते हैं, अर्थात विविध स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान मुख के अंदर स्थित कौन सा अवयव है। तो आइए हम पढ़ते हैं संस्कृत वर्णों के उच्चारण स्थान। संस्कृत वर्ण विचार के पूर्व के 2 वीडियोस में से पहले वीडियो में हमने जाना माहेश्वर सूत्रों के उत्पत्ति की कथा, 14 माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने की विधि और संस्कृत वर्णमाला। साथ ही दूसरे वीडियो में स्वर व्यंजन की परिभाषा के साथ ही हमने जाने स्वरों के भेद, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक और निरनुनासिक। साथ ही हमने व्यंजनों के विविध भेद भी जाने, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले 2 अयोगवाहों को, अनुस्वार और विसर्ग को हमने जाना। साथ ही हमने उस वीडियो में यह भी जाना कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले क्ष, त्र और ज्ञ ये 3 व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में क्यों नहीं गिने जाते हैं, या इन 3 व्यंजनों को संस्कृत वर्णमाला में स्थान क्यों नहीं दिया गया। तो अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर जाकर आप उन दोनों वीडियोस को अवश्य देखें। और अब हम चलते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक में और पढ़ते हैं उसका अवशिष्ट भाग। तो पिछले वीडियो में वर्ण विचार के अंतर्गत हम एनसीईआरटी की पुस्तक व्याकरण विधि का जितना भाग पढ़ चुके थे उसके आगे का भाग ये आपके सामने है। पुस्तक व्याकरण विधि उच्चारण स्थान। यहां लिखा है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका, इनको उच्चारण स्थान कहते हैं। इसमें जिह्वा मूल भी एक उच्चारण स्थान होता है। तो ये सारे हमारे मुख के अवयव हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए जो फेफड़े से प्राण वायु या निश्वास वायु निकलती है वो इन स्थानों का स्पर्श करती हुई निकलती और वर्णों का उच्चारण होता है। कह रहे कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। मतलब कुछ वर्णों का उच्चारण तो इन उच्चारण स्थानों के एक एक स्थान से ही होता है और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान दोनों 2 स्थानों से होता है। तो वर्णों के उच्चारण के स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है, ऐसा लिखकर एक तालिका आगे पुस्तक में दी हुई है। पर मुझे लगता है कि उस तालिका को देखने से पहले हम प्रायोगिक रूप से मुख के अवयवों के विषय में सूक्ष्मता से जानते हैं। तो आइए हम पहले चलते हैं मुख के अवयवों पर। तो ये देखिए, ये मुख का चित्र हमारे सामने है जिसमें मुख के विभिन्न अवयवों को दर्शाया गया। मुख्य रूप से ये नासिका विवर और मुख विवर। विवर का मतलब होता है छेद, है ना। तो जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो वो श्वास या तो मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, मुंह के रास्ते बाहर निकलती है, या फिर कभी-कभी नाक के रास्ते बाहर निकलती है, नासिका के रास्ते बाहर निकलती है। तो ये 2 रास्ते हैं उच्चारण करते समय वायु के बाहर निकलने के, मुख विवर और नासिका विवर। साथ ही एक मुख का अवयव है जीभ, जिह्वा, जिसकी वर्णों के उच्चारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जिह्वा जो है कि जीभ हमारी, ये वर्णों का उच्चारण करते समय विविध अवयवों का स्पर्श करती है।
कुछ वर्णों में नहीं करती है, पर कुछ वर्णों के उच्चारण में ये विविध अवयवों का स्पर्श करती है और वही अवयव उन वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं। तो वो अवयव कौन कौन से हैं? देखिए, एक है कंठ, माने ये गला हमारा, कुछ वर्ण सीधे कंठ से बाहर निकलते। दूसरा है तालु, ये ऊपर की ओर हमारे मुख में जो ऊपर की ओर स्थान है वहां पर दो अवयव हैं, एक है तालु और एक है मूर्धा। तो हम च बोलते समय हमारी जीभ का पश्च भाग हमारे मुख के ऊपर के अवयव के जिस स्थान को स्पर्श करता है, यहाँ, उसको कहते हैं तालु। और उसके थोड़ा सा आगे जब हम ट बोलते समय हमारी जीभ उठकर जिस स्थान का स्पर्श करती है, ट, उस स्थान को बोलते हैं मूर्धा। फिर है दंत, दंत माने दांत, जिनको आप जानते हैं, कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। और ओष्ठ, ये हमारे दोनों ओठ, कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी होता है। अभी हम प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके इन बातों को विस्तार से समझने वाले हैं। पर चलिए, उसके पूर्व हम चलते हैं पुस्तक की उस तालिका पर जहां पर वर्णों के विविध उच्चारण स्थान बताए गए हैं। हाँ, पर उससे पूर्व यह जान ले कि वर्णों के उच्चारण स्थान को समझने के लिए हम जो प्रयोग करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, वही इस वीडियो का प्रमुख आकर्षण है। वही पोर्शन, वही अंश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और रोचक है। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो के उस अंश को अवश्य देखें, ताकि आप बिना रटे उच्चारण स्थानों को भली भांति समझ सके। तो ये पुस्तक की उच्चारण स्थानों की तालिका हमारे सामने है और अभी चित्र में हमने जो मुख के अवयवों के अंदर स्थित उच्चारण स्थानों को देखा, वही उच्चारण स्थान देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। और ये कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो दो स्थानों से, दो उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं, जिनकी चर्चा हम अभी बाद में करते हैं। तो पहले केवल इतना समझ लें कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है उन्हें कहते हैं कंठ्य। जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है उन्हें कहते हैं तालव्य। जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जिनका उच्चारण स्थान दंत होता है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। और जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। अब देखिए, किन वर्णों का स्थान कहां कहां से होता है, इस तालिका में यह बताया गया है। देखिए, अ आ, क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, यह नहीं, ये एक्चुअली ये जो यर लव अंतस्थ वर्णों का स्थान है, ये पुस्तक में गलत जगह पर छप गया है। तो आइए पहले हम इसको सुधार लेते हैं। ये देखिए, ये जो ये था, ये थोड़ा नीचे खिसकाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, डैश। अ आ, क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इनको कहते हैं कंठ वर्ण। इ ई, च छ ज झ य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन्हें कहते हैं तालव्य वर्ण। रि री, ट ठ ड ढ ण, र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इन वर्णों को कहते हैं मूर्धन्य। देखिए, आपने ये सुना होगा कि इस षटकोण वाले श को कहते हैं मूर्धन्य श। और ये जो श, जिसको हिंदी में हमने पढ़ा श शरीफे का या श शलजम का, इस श को कहते हैं तालव्य श। वो क्यों कहते हैं? इसी उच्चारण स्थान की वजह से। ये मूर्धन्य श है और ये तालव्य श है।
इसके बाद ली, तथ, दधन, ल और स इतने वर्ण कहलाते हैं दंत्य, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान है दांत, दंत। और उ, उ और प, फ, ब, भ, म साथ ही उपध्मानीय माने क ख, क ख नहीं सॉरी, प फ के तुरंत पहले आने वाला जो विसर्ग है वो उपध्मानीय में बदलता है। इस उपध्मानीय का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है, इसलिए इन वर्णों को कहते हैं ओष्ठ वर्ण। अब ये जो अनुनासिक वर्ण है, जो हर वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, यमंगणनम, क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड न त थ द द न और प फ ब भ म, इन पांचों वर्णों का माने हर वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान, उनका उनका उच्चारण स्थान तो होता ही है, अपने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ तो जो है वो होता ही है, पर उसके साथ ही नासिका, च नासिका भी होता है। माने कंठ प्लस नासिका, तालु प्लस नासिका, क ख ग घ ङ, ङ कंठ प्लस नासिका। तो इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं और इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। मैंने इनका उच्चारण करने के समय हम थोड़ी वायु नासिका से भी निकालते हैं। इसी तरह जो अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक स्वर माने अनुनासिक कहते हैं इस चंद्र बिंदु को, ये होता है अनुस्वार और ये चंद्र बिंदु, इसको कहते हैं अनुनासिक। इस अनुनासिक का या अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है ना। हमने अभी स्वरों के भेद पढ़े थे, अनुनासिक और निरनुनासिक। माने हर वर्ण को हम अगर चंद्र बिंदु लगा दे तो वो अनुनासिक बन जाएगा, जैसे क ख ग घ, और सब पे हमने अगर अनुनासिक का चिन्ह लगा दिया, माने चंद्र बिंदु लगा दी, तो क ख ग घ ऐसा बनेगा, है ना। ये जैसे हम हिंदी में लिखते हैं पांच, तो ये पांच का जो आ है, ये सारे स्वर जो हैं वो दो तरह के हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो इनका जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। अब देखिए यहाँ आगे हम देखते हैं कि दो दो उच्चारण स्थान है कुछ वर्णों के। ए और आई इनका उच्चारण स्थान है कंठ, तालु। क्यों है? देखिए, अ का उच्चारण स्थान है कंठ, ओ का उच्चारण उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और अ और उ मिलके बनता है ओ। इसी तरह अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, और अ और ई मिलके बनता है ए, और अ और ए मिलके बनता है आई। तो देखिए ए आई का उच्चारण स्थान तो हो गया कंठ तालु, अ और ई के उच्चारण स्थान कंठ तालु, और ओ और औ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ ओष्ठ, माने अ और उ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। हमने अभी देखा था कि यरलव अंतस्थ वर्णों को, अंतस्थ वर्णों में से हमने य, र और ल इनका उच्चारण स्थान तो देख लिया, पर व का उच्चारण स्थान नहीं आया था। तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, माने व का उच्चारण करते समय दांत और ओष्ठ दोनों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए वह है दंतोष्ठ इनका उच्चारण स्थान। इसलिए इनको कहेंगे दंतोष्ठ्य, इनको कहेंगे ए आई को कहेंगे कंठ तालव्य, ओ औ को कहेंगे कंठोष्ठ्य वर्ण। इसी तरह एक उच्चारण स्थान और है जो भी हमें चित्र में नहीं देखा था, जिह्वा मूल। नाम से स्पष्ट है, जिह्वा का मूल माने जीभ का मूल भाग, जहां से जीभ बिल्कुल उत्पन्न होती, मतलब कंठ के भी थोड़ा सा नीचे होता है, कंठ के पास ही है वो जिह्वा मूल स्थान। तो ये जो जिह्वा मूलीय है माने क ख और प फ के ठीक पहले
जो विसर्ग होता है, जो जिह्वा मूलीय में परिवर्तित होता है, उसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। तो ये तालिका के माध्यम से तो हमने इस वर्णों के इन उच्चारण स्थानों को समझ लिया, पर अब इन्हें याद करना बहुत कठिन हो जाएगा। यदि हम इस तालिका के हिसाब से याद करेंगे तो याद करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र शैली में हमें समझाया है कि किस किस वर्ण का कौन कौन सा उच्चारण स्थान है। तो आइए उन सूत्रों को पढ़ते हैं, और उन सूत्रों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यदि हम इन 10-12 सूत्रों को याद कर लें तो हमें उच्चारण स्थानों को बहुत आसानी से पहचानना संभव हो जाएगा हमारे लिए, और हम बहुत आसानी से हर उच्चारण स्थान की पहचान कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं हम उन सूत्रों पर, और उसके बाद मैं आपको एक और सरल तरीका बताऊंगी जिसके माध्यम से आप बिना रटे बड़ी आसानी से किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान निकाल सकते हैं या उच्चारण स्थान को समझ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं उच्चारण स्थान के सूत्रों पर। केवल कुल 10-12 सूत्र हैं। उन सूत्रों को अगर आपने याद कर लिया तो परीक्षा की दृष्टि से उच्चारण स्थान आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, याद रहेंगे, और इससे संबंधित प्रश्न आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या बोर्ड की परीक्षा में गलत नहीं होगा। देखिए पहला सूत्र हमारे सामने, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। देखिए नाम से ही एकदम कंठ के कौन कौन से उच्चारण स्थान है यहाँ पर एकदम करीने से बताए गए हैं। किस किस का उच्चारण स्थान कंठ है? कह रहे हैं अ, कु, ह और विसर्जनीय। माने अ, क ख ग घ ङ, कु माने क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग अ कु ह, अ कु ह विसर्जनीयानाम कंठः। इसलिए इन वर्णों को कहते हैं कंठ्य वर्ण। अब आपको कंठ्य वर्ण याद रखने की जरूरत नहीं। आपने कहा अकु विसर्जनीयानाम कंठ, जैसे ही कहा वैसे अ, कु, ह और विसर्ग, अ कवर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग रंग से भी यहाँ प्रदर्शित कर दिया है। दूसरा देखिए, इचु यशानाम तालुहु। ई, हाँ देखिए जैसे अ है तो आ दोनों का ग्रहण होगा। ई माने ई, ई चू, चू माने चवर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान है तालु। ये तालव्य वर्ण कहलाएंगे। ई च छ ज झ य और श। अगला सूत्र देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। रि टू माने टवर्ग, र और श, री टू र श, श इसमें बहुवचन षष्ठी बहुवचन लगा तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, और ये वर्ण कहलाएंगे मूर्धन्य वर्ण। रि टठ ढण र और श। अगला देखिए, लृतुलसानाम दंताहा। लृ, लृ जिसको बोलते हैं, तू माने तवर्ग, ल और स, ये इतने वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इनको कहते हैं दंत्य वर्ण। लृ तथ दधन ल और स। उपोपधमानीयानाम ओष्ठौ। उ उपधमानीयानाम ओष्ठौ। उ माने उ, पू माने प फ ब भ म, और उपधमानीयानाम और उपधमानीय माने जो मैंने आपको बताया था कि प फ के पूर्व में स्थित विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठौ। ओष्ठौ माने देखिए द्विवचन में लिखा है, मतलब दोनों ओष्ठ। यहाँ दंताह शब्द बहुवचन में लिखा था, मतलब दांत एक नहीं दो, जो सामने के हैं 5-6 दांत, उनका स्पर्श करती है जीभ। तो ओष्ठ, इसलिए इन वर्णों को कहते हैं ओष्ठ वर्ण। कौन कौन से? उ, प फ ब भ म, उ पु और उपधमानीय माने प फ के पूर्व का विसर्ग, जिसका निदर्शन इस तरह से, जिसको इस तरह से लिखा जाता है, तो इनका उच्चारण स्थान है विसर्ग।
चलिए आगे के और, तो ये देखिए पूरे स्पर्श व्यंजन यहाँ पर प्रदर्शित हो गए। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म, ये सारे स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आपके ये अ ई उ ऋ ऋ, अ ई उ न ऋ ऋक, यहाँ तक के सारे स्वर जिसमें दीर्घ स्वर भी शामिल है। और य र ल, अंतस्थ वर्णों में य र ल हो गया, वह बचा है। और ऊष्म वर्ण सारे हो गए ह और श श स, श श स ह, ये सारे ऊष्म वर्ण भी हो गए, विसर्ग भी हो गया। अब कुछ संयुक्त अक्षर बचे हैं, संयुक्त स्वर बचे हैं, और वह बचा है। तो आइए अब हम अगली स्लाइड में उनको देखते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण बात कि क ख ग घ ङ, ये स्पर्श व्यंजन तो हो चुके, पर हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो अनुनासिक होता है। जो अभी हमने तालिका पढ़ते समय भी इस बात को जाना। तो कह रहे हैं यमंगणनानाम नासिका। अब नासिका के आगे लिखा च, पाणिनि जी कोई सी भी बात अधूरी नहीं छोड़ते। मतलब आप ये मत समझो कि यमंगणन माने क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न, इनमें जो पांचवा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका। कह रहे नहीं, नासिका नहीं है, नासिका च माने, और नासिका भी है। मतलब उनका जो उच्चारण स्थान है, जैसे क का कवर का उच्चारण स्थान अगर कंठ है, तो ङ का उच्चारण स्थान कंठ तो होगा ही, पर साथ में नासिका भी होगा। माने दो उच्चारण स्थान हो जाएंगे, कंठ नासिक वर्ण कहेंगे इसको। तो यमंगणनानाम नासिका च, इन वर्णों को कहेंगे नासिक वर्ण, य म ग ण और न। अभी हमने तालिका में भी ये चीज देखी थी कि ए दई तो हो कंठ तालु, एत और ऐत माने ए और आई, इनका उच्चारण षष्ठी लगी, ए दई तो हो, एत और ऐत इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु। कंठ तालु होता है, माने कंठ और तालु दोनों जगह से उच्चरित होते हैं। अ के स्थान से भी उच्चरित होते हैं और ई के स्थान से भी। तो ये इन वर्णों को कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण, ए और आई। और ओ और औ, औत औत, ओत और औत, ओ दौतो हो कंठोष्ठम। ओत और औत माने ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, इसलिए इन्हें कहते हैं कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण, ओ और औ। अब बचा था व, तो कह रहे वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, माने दांत और ओठ दोनों को मिलाकर वकार को उच्चरित किया जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ वर्ण, वकार। और जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जो जिह्वामूलीय होता है माने क और प, क और ख के पूर्व का जो अर्ध विसर्ग होता है, जो इस तरह से लगाया जाता है, इस अर्ध विसर्ग का या इस जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूल, माने हमारी जीभ का जहां से शुरू हो रही है वो जिह्वा का मूल। और एक अनुस्वार रह गया था, विसर्ग हमने देख लिया था, अकुह विसर्जनीय आयोग वहां हमने दो पढ़े। तो कह रहे नासिकानुस्वारस्य, और अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। माने जिस भी वर्ण में अनुस्वार लगा होता है उस वर्ण को हम अपने उस उच्चारण स्थान से तो उच्चरित करेंगे ही, साथ में हम नासिका का भी आश्रय लेंगे। तो इस तरह से अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक होता है। और ये वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित इन सूत्रों को यदि आपने अच्छे से याद कर लिया, तो इन सूत्रों के माध्यम से कहीं भी प्रश्न आता है कि दंत्य वर्ण कौन से हैं, तालव्य कौन से हैं, या श
वर्ण जो है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, 4 ऑप्शन है, तो आप बड़ी आसानी से वर्णों के उच्चारण स्थान को पहचान सकते हैं। पर जैसा कि मैंने अभी कहा था कि एक दूसरा तरीका भी है जिसको आप सीख लीजिए। तो ये सूत्र तो आपको याद करने ही है, इनको तो याद कर ही लीजिए। साथ ही वर्णों के उच्चारण का प्रयोग करके भी आप बड़ी आसानी से वर्णों के उच्चारण स्थान को पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि संस्कृत की वर्णमाला व्यवस्थित होने के साथ ही साथ इतनी वैज्ञानिक है कि प्रत्येक वर्ण के लिए उच्चारण स्थान निश्चित है। हमने सूत्र शैली में भी वर्णों के उच्चारण स्थानों को पढ़ा और पुस्तक के अनुसार हमने तालिका से भी उच्चारण स्थानों को पढ़ा। अब आइए, मतलब सैद्धांतिक रूप को हमने पढ़ लिया है, अब आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम प्रायोगिक रूप से भी अगर इन वर्णमाला के उच्चारण स्थानों को समझेंगे तो बड़ी आसानी से हमें हमेशा के लिए उच्चारण स्थान बिना रटे याद हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ साथ बोलिए और उच्चारण स्थानों को अनुभव कीजिए। देखिए, बोलिए, क, ख, ग, घ, ङ, अ, आ। इन सभी वर्णों का उच्चारण करते समय या ह, अह, हम देख रहे हैं कि हमारी जीभ या हमारे मुख के दूसरे अवयव कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं और वायु सीधे कंठ को टकराकर बाहर निकल रही है। इसीलिए ये वर्ण कहलाते हैं कंठ वर्ण। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, जब दूसरा वर्ण आप बोलेंगे तब आपको इस कंठ की अहमियत समझ में आएगी। अब देखिए, जीभ को जहां रखा था वहीं रखा रहने दीजिए, उसे हिलाइए मत। बिना जीभ को उठाए कहने का प्रयत्न कीजिए, च छ ज झ य। आप देखेंगे कि ऐसा संभव नहीं है। जब हम च बोलते हैं तो हमारी जीभ उठती है और ऊपर की तरफ एक स्थान है जिसका अपने पश्च भाग से स्पर्श करती है, जिसे कहते हैं तालु, और वर्ण निकलते हैं च छ ज झ य, ई, य और श, श, निशा, शांति। ये तालव्य श है। अब जीभ को फिर से आराम से बैठने दीजिए, उसे उठाइए मत और कहिए ट ठ ड ढ ण। यह भी निश्चित रूप से असंभव है, क्योंकि ट ठ ड ढ ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है और मूर्धा का स्पर्श किए बिना उसका उच्चारण नहीं हो सकता। तो हमारी जीभ उठती है, तालु के पास एक स्थान है जिस पर ठक से मारती है और वर्ण निकलते हैं री, र, री, ट, ठ, ड, ढ, ण और र। तो इनके उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इनको कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। अब अपनी जीभ का दांतों से स्पर्श मत कीजिए और कहिए त, थ, द, ध, न, जो कि असंभव है, क्योंकि तवर्क का उच्चारण स्थान दंत है। ल, तू माने तवर्क, त, थ, द, ध, न हमारी जीभ हमारे दांतों का स्पर्श करती है और वहां से वायु बाहर निकलती है, तब ये वर्ण उच्चरित होते हैं। यहीं से ल और यहीं से स, सरोते वाला स आप बोल के देखिए। दांतों के पास जीभ आती है और वहां से वायु निकलती है स। अब अपने ओठों को आपस में मत मिलाइए, जीभ को जहां ले जाना वहां ले जाइए और कहिए प, फ, ब, भ, म। तो यह प्रयत्न भी आपका बेकार जाएगा, क्योंकि जब तक दोनों ओठ आपस में नहीं मिलेंगे तब तक प, फ, ब, भ, म, उ, ओ, औ इन सब का उच्चारण होना असंभव है। देखिए, प, फ, ब, भ, म। अब इसी तरह तालव्य श और मूर्धन्य श, दोनों का अर्थ, दोनों का उच्चारण भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि तालव्य श में जहां से आप च बोलते हैं वहीं स्पर्श करके जब आप उच्चारण करेंगे तो तालव्य श का सही उच्चारण होगा च श, च श, निशा। और जहां से आप ट का उच्चारण करते हैं ट, वहां से जब आप श ऐसा बोलेंगे तो उषा, ऋषि, शी, श, उसका सही उच्चारण आप कर पाएंगे। तो आशा है
आपको यह वर्णों के उच्चारण स्थान अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको संस्कृत वर्णों के उच्चारण स्थान अच्छी तरह से समझ में आ गए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और हाँ, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।